आप सबको जोहार। और आज है तारीख 30 दिसंबर 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर झारखंड सरकार के राज्य आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ जिला अंतर्गत निर्वाचन के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण और पिछड़े वर्गों की जातियों के अध्ययन के लिए सर्वे किया जाना है। और इसको लेकर डीडीसी रॉबिन टोप्पो की अध्यक्षता में शनिवार 28 दिसंबर को जिला समाहरणालय सभा कक्ष में रामगढ़ नगर परिषद अंतर्गत सभी 32 वार्डों के बीएलओ को सर्वे को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान डीडीसी रॉबिन टोप्पो, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता और रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने भी यहाँ पर सभी बीएलओ को सर्वे से संबंधित जानकारी दी है। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र 1 तथा मतदाता का नाम, पिता या फिर पति का नाम, इसके अलावा उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य BC1 या फिर BC2 के तहत किए जाने वाले सर्वे को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। और इस दौरान बीएलओ की सभी दुविधाओं को दूर किया गया है और साथ ही प्रशिक्षण के समय उन्हें सर्वे का काम समय से पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राज्य में निकाय चुनाव लंबित है और लेकिन अब यहाँ पर राज्य सरकार इसके लिए पहल करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किए जाने की बात भी कही गई है और इसे लेकर जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले में रविवार को 11 सेंटरों पर चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा हुई और इसमें योग्य अभ्यर्थियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर परीक्षा में करीब 5000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए और इस दौरान परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर उप विकास आयुक्त सादत अनवर और इसके अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने यहाँ पर संयुक्त आदेश जो है वो जारी किया था। और यहाँ पर 11 कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ पर जो परीक्षा है वो हुई, उसकी सारी लिस्ट और जो डेटा डिटेल्स है वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी और जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परीक्षा के दौरान सभी 11 सेंटरों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती सह उड़ान दस्ता, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई थी। और इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहा और ये भी बोला जा रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर झारखंड के लातेहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा जेजेएमपी के एरिया कमांडर रवि राम उर्फ मुकेश राम उर्फ आजाद उर्फ कुल्लू के घर की यहाँ पर छिपा दोहर थाना पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रवि राम पर छिपा दोहर थाना में कांड संख्या 08/2022 के तहत मामला दर्ज है और जिसमें वो फरार चल रहा है और न्यायालय ने रवि के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। और इस कार्रवाई से पहले भी न्यायालय के आदेश पर यहाँ पर जो पुलिस है उसने उसके घर इश्तिहार चिपकाया था और इसके साथ ही उसे 1 महीने के अंदर आत्मसमर्पण करने की भी बात कही थी। और इस मामले के संबंध में छिपा दोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह ने बताया है कि दी गई समय अवधि में न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर पुलिस ने रवि राम के मानिका थाना क्षेत्र के पुरनी पल्हे गांव स्थित घर की कुर्की जब्ती करवाई है। और इस दौरान मौके पर मनिका थाना के एसआई अनूप कुमार और IB4 के जवान भी मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है दुमका से, जहां पर दुमका जिले में शनिवार को मयूराक्षी सिल्क उत्पादन केंद्र विकास भवन का अवलोकन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से 15 दिवसीय ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में भाग लेने के लिए आए 20 छात्रों ने दुमका स्थित मयूराक्षी सिल्क उत्पादन केंद्र पुराना विकास भवन का अवलोकन किया।
और वहीं पर उनके साथ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर AK साहब भी उपस्थित रहे। और इस मौके पर सेवानिवृत्त सहायक उद्योग निदेशक रेशम संथाल परगना के सुधीर कुमार सिंह ने छात्राओं को तसर कोकून का उत्पादन, धागे के निर्माण की प्रक्रिया एवं तसर कोकून से कितने प्रकार के धागे का निर्माण कार्यों की जानकारी भी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर 54 गढ़वा रोड रेलखंड पर नगर उटारी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी दिशा की ओर पोल संख्या 44/5A के समीप दर्दनाक जो हादसा है वो हुआ है, जिसमें एक महिला की डाउन 54 गोमो पैसेंजर ट्रेन 03344 की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। और हादसा तब हुआ जब महिला ट्रैक पार कर रही थी। हालांकि उनका जो बेटा है वो उनके साथ ही था, लेकिन शायद वो थोड़ा सा दूर खड़ा था और उसी वजह से वो बच गया। और यहाँ पर मृतका की जो पहचान है वो भावनाथपुर थाना क्षेत्र के अरसली बनखेता गांव निवासी लालती देवी के रूप में हुई है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक महिला को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा और वो ट्रेन पार करने लगी। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला को संभलने का मौका मिला ही नहीं। और यहाँ पर घटना के संबंध में मृतका के पुत्र विजय राम ने बताया कि वह अपनी माँ लालती देवी को इलाज के लिए रांची ले जा रहा था और शनिवार को नगर उटारी रेलवे स्टेशन पर रांची 54 एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने आया था। और इसी क्रम में रेलवे ट्रैक पार करने के दरमियान विधमगंज की ओर से तेज गति से आ रही 54 गोमो पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई और जिससे लालती देवी की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां को कम सुनाई और कम दिखाई देता था। हालांकि ट्रेन चालक काफी दूर से ही हॉर्न बजाकर महिला को हटने का मौका दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला को ट्रेन की आवाज सुनाई ही नहीं दिया और वो उसकी चपेट में आ गई। और इधर हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और रेलवे प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। और घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई में जुट गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बाबा बैद्यनाथ धाम को लेकर, जहाँ पर नया साल आने में अब सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर नए साल पर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, जैसा कि हम सबको पता ही है। लेकिन 1 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन का जो शुल्क है वो 600 रुपये होने वाला है, जबकि आम दिनों में यह 300 रुपये होता था। और वहीं पर नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ती है। इसे नियंत्रित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक भी हुई और इसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने की। और बैठक में यह तय किया गया कि पहले की तरह विशेष अवसर पर शीघ्र दर्शनम, यानी कि जिनको बिना किसी भीड़ में या फिर लाइन में लगे हुए डायरेक्ट दर्शन करवाए जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे आम लोगों की तुलना में ज़्यादा, तभी आपको यहाँ पर VIP जो है ट्रीटमेंट मिलेगी और आपको पहले दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पर इसकी जो दर है उसको 600 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर बैठक में नव वर्ष की तैयारियों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों, मंदिर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि यहाँ पर दर्शन के लिए जो इतने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है? और जो पहले 300 रुपये था अब ये 600 रुपये हो चुका है, क्या ये सही है या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा नेता एवं बिल्डर रमेश सिंह से PLFI उग्रवादी संगठन के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। और वहीं पर भाजपा नेता ने इस संबंध में सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। और उन्होंने थाने में दिए गए आवेदन में बताया है कि शनिवार को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने कॉल किया और उसने खुद को PLFI संगठन से जुड़े होने की बात भी कही है और उसने धमकी दी कि संगठन के कमांडर के अलावा सदस्यों की नज़र उन पर है और वह संगठन को सहयोग करें, संगठन भी यहाँ पर आपको सहयोग करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर फोन करने वाले शख्स ने सहयोग नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली है। और इधर प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश करना जो है वो शुरू कर दिया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। और 29 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही थी, जो कि हुई नहीं। सुबह में कोहरा जरूर छाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मौसम जो है वो दोपहर तक साफ हो गया। और वहीं अगर हम लोग सोमवार की बात करें 30 दिसंबर की, तो मौसम जो है वहाँ पर जो यहाँ पर आसमान है वो साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। और इसके बाद न्यूनतम तापमान शायद गिर भी सकता है। और फिलहाल राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों का जो तापमान है वो 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और संथाल परगना के जिलों में कुहासा हो सकता है और इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि 2 में से 3 दिनों में राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे एक बार न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्वी सिंहभूम जिला के 8 जेएमएम कार्यकर्ता पर कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। और इन पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है। अब यहाँ पर किन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उन लोगों का नाम क्या है, वो सारी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि किन यहाँ पर 8 कार्यकर्ता जो कि 6 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं वो कौन कौन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बलरामपुर के केरवा गांव से पटमदा के सुंदरपुर स्थित अपने ससुराल आए 40 वर्षीय सुभाष सहीस को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस आगे की भी जाँच कर रही है। और यहाँ पर इस मामले में मृतक के 19 वर्षीय बेटे के बयान पर पटमदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दर्ज प्राथमिकी में ये बताया गया है कि घटना 26 दिसंबर की रात करीब 8 बजे की है। और इसमें मृतक के पुत्र संजू ने आरोप लगाया है कि पिता की हत्या उसकी सौतेली मां अंजना सहीस और अंजना के परिवार वालों ने मिलकर किया है। और इनमें यहाँ पर अंजना की बड़ी बहन चंदना सहीस, पिता कालू सहीस और भाई आनंद सहीस शामिल हैं। वहीं सुभाष की हत्या के बाद उसके शव को 27 दिसंबर को केरवा पहुंचा दिया गया। हालांकि खुद को बचाने के लिए अंजना ने संजू और उसके घर वालों को यह जानकारी दी कि यहाँ पर उसके पिता ने गांव में स्थित एक कटहल के पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन शक होने पर संजू के चचेरे भाई अर्जुन सहीस ने यहाँ पर इसकी जो सूचना है वो बलरामपुर थाना को दी। फिर इसकी जानकारी बलरामपुर पुलिस ने पटमदा थाना को दी और इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। और उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी कालू सहीस, आनंद सहीस, अंजना सहीस और चंदना सहीस को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर इस मामले में पटमदा के डीएसपी वचन देव कुजूर ने जानकारी दी है कि यहाँ पर संजू के जो पिता हैं अपने रिश्तेदार की शादी में आए थे और यहाँ पर उनकी जो दूसरी पत्नी है उन पर ही यहाँ पर अपने पति की हत्या करने का आरोप भी है। वही इस पर आरोपी पत्नी अंजना ने कहा है कि घटना के पहले उसका पति जो है वो नशे की हालत में घर आया था, लेकिन इसके बाद वह कमरे में बैठकर फोन चला रही अंजना की बड़ी बहन चंदना से छेड़खानी करने लगा, जो कि दिव्यांग और अविवाहित है। अब यहाँ पर ऐसे में गुस्से में चंदना ने घर के बाहर रखी सब्जी काटने वाली बैंठी से सुभाष के सिर पर वार कर दिया और वार के बाद वह लहूलुहान होकर गिर गया। इसके बाद पिता कालू सहीस ने गांव के किसी कंपाउंडर से दर्द की दवा लाकर सुभाष को खिला दी। फिर देर रात सुभाष घर से कब निकला किसी को भी पता चल ही नहीं पाया और सुबह उसका जो शव है वो कटहल के पेड़ पर लटकता हुआ मिला। इन सभी बातों को बताने के बावजूद कथित आरोपियों पर शंका गहराने का एक कारण और भी है कि हादसे की जो जानकारी है वो घर वालों ने ना तो ग्राम प्रधान को दी, ना ही मुखिया को दी, ना ही पुलिस को दी। और यही वजह है कि यह मामला जांच का विषय बन गया है कि यहाँ पर ये जो घटना है वो आखिर हुई कैसे। और वहीं पर घटना के संबंध में आनंद सहीस ने पुलिस को बताया है कि हादसे की रात वह डिमना में था, सुबह सूचना मिलने पर वह घर लौटा। अब यहाँ पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो मृतक है उनकी 2 पत्नियां थी और यहाँ पर दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर लड़का पैदा नहीं होने की वजह से सास, ननद और भांजे ने मिलकर बहू की हत्या कर दी। और ये जो घटना है वो परसोडी के किताडी की है।
और यहाँ पर 34 वर्षीय आरती देवी की सास, ननद और नाबालिग भांजे ने उसके सिर पर लोड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सास और ननद ने बताया कि आरती को लड़का पैदा नहीं होने की वजह से ससुराल वाले जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि लड़का पैदा हो नहीं रहा था और इसे लेकर आरती और उसके पति संजीव के बीच में भी अक्सर विवाद होता था और इसी विवाद से तंग आकर आरती मायके चली गई थी, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। और मिली जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को ससुराल वालों ने आरती के सिर पर लोढ़ा से वार किया था और इसके बाद ससुराल वाले घायल आरती को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि किचन में फिसलकर गिरने की वजह से आरती के सिर पर चोट लगी है। हालांकि उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे टीएमएच में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान 25 दिसंबर को आरती ने दम तोड़ दिया। अब वहीं पर आरती के परिजनों ने उसकी मौत के बाद पति संजीव कुमार और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला जो है वो दर्ज कराया और इस पर पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि आरती की सास, ननद और यहां पर नाबालिग भांजे ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई की थी और इसी की वजह से उसकी जान चली गई। और इस बात की जानकारी होते ही यहां पर परसुड़ी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरती की सास उर्मिला देवी, ननद कंचन माला उर्फ कंचन देवी और साथ ही साथ नाबालिग भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ के बाद शनिवार को नाबालिग आरोपी को रिमांड में होम और सास और ननद को जेल भेज दिया गया है। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि आरती की मौत के समय पति संजीव पटना में था और इसकी वजह से पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से। यहाँ पर सरिया में कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना जो है वो सामने निकल कर आई है और इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और ये जो घटना है वो शनिवार की है, जब सरिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में 15 वर्षीय दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पर घटना का जो आरोपी है वो भी एक नाबालिग है और ट्रैक्टर चालक भी है और जिसे पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। और यहाँ पर घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया है कि शौच जाने के क्रम में एक नाबालिग युवक ने उसे जबरन झाड़ी में ले गया और यहाँ पर उसने उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट भी की। अब यहाँ पर इस मामले में सरिया थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना की जो पूरी जानकारी है वो अभी तक मिली नहीं है और अब तक पीड़ित पक्ष ने भी कोई आवेदन नहीं दिया है, जबकि एक किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक किशोरी की जहर खाने से मौत हो गई और शुक्रवार की रात गंभीर हालत में किशोरी को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ पर शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले में मृतका की मां ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी की सहेली पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की मां के अनुसार शुक्रवार को उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने बुलाया था और कुछ समय बाद परिवार को सूचना मिली कि किशोरी की तबीयत बिगड़ गई है और वो उल्टियां कर रही है। हालांकि जब परिजन मौके पर पहुंचे तो किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली ने उसे जबरन सांप काटने पर दी जाने वाली दवा पिला दी और मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने कथित जहर की शीशी अपनी सहेली से छीनकर घर लाकर उन्हें दी थी और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। वहीं पर मृतका की सहेली ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उसे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुदामडीह थाना प्रभारी सूरज कुमार रजक ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सराय ढेला पुलिस मृतका के परिजनों का बयान दर्ज करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सोशल मीडिया डार्क रियलिटी को लेकर, जहाँ पर इंस्टाग्राम पर दोस्त से बात करने रोकने व मोबाइल फोन छीनने से आहत नाबालिग लड़की ने स्वर्ण रेखा नदी के पुल से कूदकर जान दे दी। घटना शनिवार सुबह की है, जहाँ पर घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन ने ये बताया है। परिजनों के बयान पर माओ भंडार ओपी में मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। बच्ची माओ भंडार की रहने वाली थी और परिजनों ने बताया कि लड़की किसी
लड़के से इंस्टाग्राम पर बात करती थी और उसे घर वाले बार बार मना करते थे। शनिवार की सुबह वह लड़के से ही बात कर रही थी, तभी घर वालों ने मोबाइल छीन लिया और उसके बाद वह घर से निकल गई और सुबह 10 बजे करीब यहाँ पर नाबालिग का शव जो है वो मिल पाया। और यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि नाबालिग नदी में छलांग लगाने के लिए पुल के ऊपर चल रही थी और वहां से गुजरने वाले लोगों ने रोकने का प्रयास भी किया। हालांकि तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जो नाबालिग है वो कूद गई थी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और घटना की सूचना पाकर माओ भंडार और घाटशिला पुलिस स्वर्ण रेखा नदी किनारे पहुंची और नदी से नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया और यहाँ पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मार्ग पर पोड़ाडीह गांव के पास एक ट्रेलर ने यहां पर 2 बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे के दौरान एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, जो कि धक्का लगने के कारण सड़क पर गिर गए और तीनों गिरने के बाद ट्रेलर की चपेट में आ गए और जिससे घटना स्थल पर ही उन तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं घटना के समय दूसरे बाइक में 2 लोग सवार थे, जो कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और यहाँ पर दोनों घायलों को इलाज के लिए तमाड़ अस्पताल ले जाया गया और घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया और थाना लेकर चली गई। अब यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों के बाइक का जो नंबर है वो है JH05DV5481 और यहाँ पर ये सभी जमशेदपुर की ओर से आ रहे थे और बताया जा रहा है कि देवड़ी मंदिर में दोनों बाइक में सवार लोगों ने पूजा भी की थी और इसके बाद फॉल घूमने भी जा रहे थे। हालांकि फिलहाल यहाँ पर मृतकों की पहचान जो है वो नहीं हो पाई है और उसी वजह से यहाँ पर मैंने गाड़ी का जो नंबर है वो मेंशन किया है और यहाँ पर पुलिस गाड़ी नंबर और अन्य दस्तावेज के आधार पर परिजनों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही है और अगर आप भी कर सको तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वापस से यहाँ पर नंबर आपको बता देता हूँ। बाइक का नंबर है JH05DV5481। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, JH05DV5481। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने शनिवार को सोशल मीडिया में किए अपने एक पोस्ट में ई कल्याण छात्रवृत्ति के महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग के लगभग 91,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का जो भुगतान है अभी किया जाना है और इसके लिए कल्याण मंत्री के अनुमोदन से विभाग द्वारा 157 करोड़ राशि उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति की एक कल्याण पोर्टल पोस्ट मैट्रिक के लिए नहीं खुली थी। इसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान भी दिसंबर 2022 में शुरू हुआ और इसके कारण ई कल्याण एक शैक्षणिक सत्र पीछे हो गया था और वर्ष 2023-24 में और 2024-25 में छात्रवृत्ति वितरण को पूरी तरीके से नियमित किए जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अजय नाथ झा ने कहा है कि प्री मैट्रिक के लिए स्कूली शिक्षा विभाग के विद्यालयों से आवेदन प्राप्त होते हैं और यहां पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्यालयों से 28 लाख आवेदन आए हैं। अब यहां पर इनमें से 18,08,878 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। प्री मैट्रिक के लिए आवंटित राशि कार्यालय को उपलब्ध है। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की समाप्ति से पहले और भी यहां पर जितने आवेदन प्राप्त हों उन सभी का संपूर्ण भुगतान पूरा कर दें और इसके अलावा किसी भी मामले में आवंटन की तत्काल कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी कल्याण आयुक्त ने कहा है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 2023-24 के लिए 39 लाख से भी अधिक यहाँ पर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है और यह राशि वर्ष 2024 में 2 चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा होने के बावजूद दी गई है और इसमें प्री मैट्रिक में छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या 35,09,863 है। वहीं पोस्ट मैट्रिक में 4,89,765 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति जो है वो मिली है। अब यहाँ पर प्री मैट्रिक के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी 18,08,878 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है।